नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में हम बात करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इजी है, लेकिन जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिससे उसको हल करने में काफ़ी परेशानी आती है। क्लास यदि आपने आज एंड तक पकड़ के रख ली, क्लास कंप्लीट देख ली, तो उसके बाद इस टॉपिक से आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का जब हम अध्ययन करेंगे तो दोनों को साथ में लेंगे, जिससे काफ़ी बातें अपने को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एक तरफ हम लिखते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इधर मैंने स्टार्ट कर दिया रासायनिक परिवर्तन। डेफिनेशन से हमें को लेन देने। देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब भौतिक गुण का मतलब है कि उसका आकार, उसका आयतन, रंग, ताप, अगर इन गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था, अगर इन गुणों में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसके रासायनिक संगठन और उसके गुण पहले वाले पदार्थ से अगर भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले भौतिक परिवर्तन के लिए लिखें कि वे परिवर्तन, क्या लिखा हमने, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के लिए बात करें कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कौन से गुण, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जो रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से भिन्न होता है। मूल पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। तो अब यहाँ से कुछ बातें क्लियर करें जहाँ से कन्फ्यूजन होता है। तो ये तो केवल इनकी डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिखा है। अब टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा और इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। अब यहाँ से पॉइंट पकड़ लेना कि जब पदार्थ का रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक गुणों में भी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन तो ऑटोमेटिक होना ही है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण, क्या लिखा है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आयतन, आकार, रंग, ताप आदि में परिवर्तन होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें पदार्थ के
रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और ये माइंड में बात क्लियर कर लेंगे, जब रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो भौतिक गुणों में भी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ से अपने बिंदु स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब जो परिस्थितियाँ आपने लगाई है उसको वहाँ से अगर वापस खींच लोगे तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या लिख रहे हैं, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में जब नया पदार्थ बन गया, जैसे दूध से आपने दही बना दिया, अब दही से वापस दूध नहीं बनेगा, तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो केवल एक दिशा में होता है, वापस रिवर्स पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये परिवर्तन कौन सा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। ये परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अब देखो ये उत्क्रमणीय हो गया तो पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये स्थायी नहीं हुआ। और इसमें पदार्थ वापस प्राप्त नहीं होता तो ये परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। और यह परिवर्तन स्थायी होता है। ये परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी होता है। सबसे विशेष बात यह रखनी है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कुछ विशेष तकनीकी हम बात करेंगे जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसके मुख्य बिंदु तो ये थे। अब यहाँ पर एक विशेष बात और कर ले हम रासायनिक परिवर्तन के लिए, कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो यहाँ से मैं कुछ बिंदु बताने वाला हूँ, उसको आप कैच करना। भौतिक परिवर्तन का मतलब आप जब यहाँ आपने लिखा कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे एग्जाम्पल बात करें, गेहूँ को आपने पिसाया तो आटा बन गया, पदार्थ नया नहीं बना है, पदार्थ वो का वही है, लेकिन आटा बनने के बाद अब उसको आप गेहूँ में परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तन तो भौतिक, तो कुछ विशेष बातें जहाँ पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था, भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपके माइंड में पहली बात एक क्लियर करनी है कि उसमें नया पदार्थ बनता या नहीं बनता। अगर नया पदार्थ बनता है तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन होगा,
रासायनिक और नया पदार्थ नहीं बनता है तो कन्फर्म है वो कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है। कंडीशन ओ दिख लेना साथ में कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में सदैव नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन होगा तो इसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसमें होगा। अब यहाँ से काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन होता है भौतिक गुण में। भौतिक गुणों में जैसे उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए। अब देखो हर जगह रंग में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। पर्सन समझना, स्टार्च आपने आलू लिया, आलू का मतलब स्टार्च है, उसके अंदर उसमें 2-3 बूंदे आपने आयोडीन की डाली तो देखोगे उसका रंग बैंगनी हो जाता है। अब यहाँ रंग में परिवर्तन हो गया, लेकिन पदार्थ पूर्णतः परिवर्तित हुआ है। रंग में परिवर्तन के साथ पदार्थ पूर्णतः परिवर्तित हुआ है, नया पदार्थ बना है, तो वो परिवर्तन तो कौन सा था, आपका रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है। आपने कॉपर सल्फेट को गर्म किया, कॉपर सल्फेट जिसको आप नीला थोथा बोलते हैं उसको गर्म किया, उससे जल के अणु 5H2 जो क्रिस्टलन के अणु बोलते हैं वो निकल गए, और जैसे जल उसके संपर्क में आ गया वापस वो नीला रंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रंग में परिवर्तन हुआ है वो कैसा है, भौतिक। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जल्दीबाजी में कहीं गलती ना हो जाए। इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। तो पहले ये पॉइंट अपने क्लियर हो जाइए कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे उसका आयतन, आकार, रंग, ताप आदि में परिवर्तन होता है तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ऐसा रासायनिक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ये बात तो बिल्कुल पॉइंट में क्लियर कि ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है भौतिक, जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। लेकिन मैंने कहा मेन बिंदु आपको इसके साथ में लेकर चलना है। लगभग कंडीशन में जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन हो जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि जो परिस्थितियाँ लगाकर आप उस पदार्थ में चेंज कर रहे हो वो परिस्थितियाँ हटाने के बाद वापस हो कि वो कंडीशन आ जाती है, तो वो तो हो गया। इस कारण से भौतिक परिवर्तन क्या होगा, अस्थायी। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक बार बन गया तो कोई चेंज नहीं होता है। और सबसे माइंड में बात मैंने पहले कही थी कि मेन क्लियर बात ये कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन सा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें गलत हो गया जल्दीबाजी में। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये बात मैं अलग से इंडिकेट आपको कर दी है कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो कन्फर्म है भौतिक परिवर्तन तो होना ही है, कि जब पदार्थ ही चेंज हो गया है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों चेंज हो जाएंगे। तो भौतिक जब भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बात आपको कंसेप्टली समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि जब एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉर्मली एक लैंग्वेज का क्वेश्चन तो ये बनता है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन के लिए कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। रासायनिक के लिए बात है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, 3-4 एग्जाम्पल मिलेंगे। इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम यहाँ से इस क्लास को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो हम सीधे इनके एग्जाम्पल पे आते हैं, और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से माइंड में फिट करने जिसमें गलती ना हो, और उसी की जस्ट अपोजिट इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल इसमें क्या बनते हैं उन दोनों की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। अब देखो पहली बात हम यहाँ पे करें कि सबसे सरल भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बात करें तो पदार्थ की अवस्था में अंतर परिवर्तन, जैसे टॉस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का टॉस में बदलना, टॉस का सीधा गैस में परिवर्तन होना, वो सब कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब पदार्थ की अवस्था का अंतर रूपांतरण कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल की हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था का अंतर परिवर्तन या अंतर रूपांतरण बोल देते हैं, अंतर रूपांतरण। ठीक है। अब ये चीज़ें, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये चीज़ आप छोटी क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने पढ़ी होगी। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी बना दी मैंने गैस, और तीसरी अपनी दूसरी द्रव, और तीसरा मैंने क्या लिख दिया,
गैस। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें आपको पता है कि जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और द्रव को गैस में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहगलन। गलन बोल दें या सहगलन एक ही बात है। अब इसका उल्टा भी हम यहाँ ले लेते हैं कि जब द्रव को किस में परिवर्तित किया जाए, ठोस में, या द्रव को किस में परिवर्तित कर दिया, गैस में, गैस को किस में परिवर्तित कर दिया, द्रव में। ठोस को अगर द्रव में परिवर्तित किया जाए तो गैस बनेगी, और गैस को हम किस में परिवर्तित करें, ठोस में। तो ये जब इनका परिवर्तन होता है टेम्परेचर के कारण तो वो अवस्था अपने को पता होनी चाहिए कि ठोस का द्रव में बदलना सहगलन कहलाता है। लेकिन जब द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो इसको या तो नॉर्मली हम बोलते हैं जमना, या इसके लिए एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा पिंडन। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं आपके कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना सगलन या गलन, और द्रव का ठोस में परिवर्तित होना जमना, जम जाएगा वो सीधी बात है, या उसको बोलते हैं पिंडन। अब ये आप जानते हो कि द्रव का गैस में परिवर्तित होना, द्रव को गैस में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का द्रव में परिवर्तित होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाएगा, संघनन। अब समझो, जब ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं हम उद्पातन। ठोस का जब द्रव में, सॉरी आज उल्टा बोला जा रहा है, ठोस को हम किस में परिवर्तित करें, गैस में। ठोस को किस में परिवर्तित करें, गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं, उद्पातन। अब आपसे क्वेश्चन है, कमेंट्स में इसका जल्दी से आंसर बताना। गैस को ठोस में जब परिवर्तित करें, गैस को जब ठोस में परिवर्तित करेंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, गैस को ठोस में। उद्पातन शब्द का ही यूज करेंगे या और कुछ कहते हैं उसको, कमेंट्स में। आपकी 9th की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये बात लगी है, उस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षेपण। गैस से वो जम गया, निक्षेप हो गया, तो गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। तो ये बात आपके यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पदार्थ के भौतिक परिवर्तन की हम जब बात कर रहे हैं तो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जो अवस्थाएं होती है, जैसे सहगलन, जमना, पिंडन, संघनन, वाष्पीकरण, उद्पातन, निक्षेपण, ये सब के सब क्या होंगे, आपके भौतिक परिवर्तन होंगे। इनमें पदार्थ कुछ भी नया पदार्थ नहीं बना, वही पदार्थ बना, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, कुछ और एग्जाम्पल की हम अगर ले रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, सोने का पिघलना, सोना पिघलेगा तो द्रव अवस्था में आ गया, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कांच का टूटना, तो ये भी कौन सा परिवर्तन हुआ है, आपका भौतिक परिवर्तन है। एक जैसे मैंने लिख दिया कागज का फटना, क्या लिखा है, कागज का फटना। अभी वो गलती अगला कहाँ करवाता है कि कागज का फटना, और इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कागज का जलना। बस यही गलती हो जाती है कि हम जब पेपर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हुए गलती होती है, आपने लिखा कागज का फटना, क्वेश्चन में लिखा होता कागज का फटना, और आपने पढ़ लिया कागज का जलना, अंतर हो गया, क्वेश्चन गलत करके आगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस रखना है, शब्दों पे गौर करना है कि कागज का फटना, कागज को फाड़ा तो कोई नया चीज़ें नहीं बनी है, तो भौतिक परिवर्तन हो गया, और कागज को जला दिया तो नया पदार्थ बन गई, गैस बन गई, तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बहुत बार होता है कि आप लोग ही कहते हो कि जैसे कोई हार्ड पेपर देखा और पेपर देख के बोलते हो कि सर हमारी तो फट गई। अब ये कौन सा परिवर्तन है, कमेंट्स में बता दीजिए। तो कागज़ का फटना, भौतिक और परिवर्तन कौन सा, आप कमेंट्स में बता सकते हो। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखो आगे हम बात और एग्जाम्पल लें कि हाँ, एक ध्यान रखना कि अगर किसी पदार्थ में अभी गैस बनती है तो गैस बनना 99% आपका कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कागज़ का फटना। एक चीज़ हम करें जैसे बल्ब का जलना,
अब काफ़ी बच्चे इस पर विवाद उत्पन्न करते हैं, बल्ब का जलना, बल्ब जब जलता है तब भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन वापस जब उसको बंद करते हैं तो वो उसी अवस्था में आ जाता है। तो बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ब्लेड आती है, अगर ब्लेड को या किसी लोहे की वस्तु को आप गर्म करोगे तो उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा, वो एकदम लाल सा हो जाएगा, और ठंडा करने पर वापस उसी अवस्था में परिवर्तित आ जाता है, उसी अवस्था में लौट आता है। तो वो परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। यही जल्दीबाजी में गलती करवा देते हैं। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जैसे अगर आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया या चीनी मिला दी तो वापस वो प्राप्त की जा सकती है, अर्थात वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्या कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। शक्कर को पानी में घोलना, या आप शक्कर के स्थान पर आप नमक लिख दोगे तो बात एक ही है। हाँ, एक इनको वापस प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, जिन जिन पर क्रिस्टलीकरण वाली प्रोसेस लागू होती है जिसके हम क्रिस्टल बना सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? आपके भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन ये आता है, बता दूँ, जैसे ये दे दिया मैंने मोमबत्ती, सीधा प्रश्न है मोमबत्ती, तो आप बोलोगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पढ़ा एनसीईआरटी में, काफ़ी मोटे मोटे अक्षर में लिखा है, लेकिन शब्द को समझना। मोमबत्ती में आगे क्या, मैंने ये लिखा मोमबत्ती का पिघलना। मैंने केवल मोमबत्ती को जलाया नहीं, उसको पिघलाया है, तो मोमबत्ती का पिघलना तो आपको पता कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया मोमबत्ती का जलना, जलेगी तो उससे गैस भी बनेगी प्लस वो पिघलेगी, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। और काफ़ी बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में मैं उसको अलग से लिखा दूंगा, लेकिन ये क्लियर है, मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक है और मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पुटअप हो जाता है, लोहे का चुंबक बनना। अगर लोहे की वस्तु को आप चुंबक के संपर्क में रखोगे तो आप देखोगे उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से उसको अलग करोगे, कुछ समय के लिए अलग कर दोगे तो वापस वो लोहे में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, लोहे का चुंबक बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लिख देता हूँ यहाँ पे कि लोहे का चुंबक बनना। क्या लिखा है? लोहे का चुंबक बनना कौन सा है? परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जैसे कोई धातु की सीट है, उसको पीट पीट कर आपने अगर उसको चद्दर बना दी तो उसमें भी कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये सब परिवर्तन आपके कौन से होंगे? भौतिक परिवर्तन। बाकी क्योंकि इन किसी भी परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। अब देखो, कागज़ का जलना, कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन बात की हमने? क्योंकि जलेगा तो नया कुछ बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन। बाकी तो बहुत से एग्जाम्पल आप जैसे लिखते हो कि दूध से दही का बनना, कोयले को जलाना। अब कोयले को जलाना बोल दो या दहन, एक ही बात है, कोयले का जलाना या कोयले का दहन। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, उन पर आप गौर करना। पहला शब्द मैंने लिखा श्वसन, दूसरा शब्द मैंने लिख दिया दहन, तीसरा शब्द मैंने लिख दिया किण्वन, और चौथा शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण। लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ विशेष क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, वो आपके लिए रहेंगे, सरप्राइजिंग रहेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। श्वसन हो, दहन हो, किण्वन हो या प्रकाश संश्लेषण हो, ये सब के सब कौन से परिवर्तन होंगे? आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा देखो कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे कच्चे फल थे, कच्चे फलों का पकना, या सब्जी कुछ समय तक पड़ी रहती है तो वो मुलायम हो जाती है, थोड़ा सॉफ्टनेस, जो टाइटनेस होती है वो सॉफ्टनेस आ जाती है। तो कच्चे फलों का पकना या सब्जियों का मुलायम होना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कच्चे फलों का पकना, कच्चे फलों का पकना कौन सा? रासायनिक परिवर्तन है। और मेरी क्लास लेते लेते पक गए, अब ये कौन सा परिवर्तन है? और कच्चे फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा सब्जियों का
मुलायम होना। क्या लिखा है? सब्जियों का मुलायम होना कौन सा परिवर्तन? आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आगे अब बात और भी करें तो जैसे ये विशेष याद कर लेना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ध्वनि का उत्पन्न होना, क्योंकि एक बार ध्वनि उत्पन्न हो गई तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। मैंने जो बोल दिया वो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ध्वनि का उत्पन्न होना कौन सा परिवर्तन रहेगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप सबने पढ़ा है, आलू या सेब को हम काट के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की सी परत बन जाती है जो आयरन ऑक्साइड के कारण बनती है। तो आलू व सेब को काटने पर भूरे रंग की परत का बनना, या आलू या सेब को काटेंगे तो ऑटोमेटिक कटने के बाद तो परिवर्तित होगा, तो परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। आलू एवं सेब को काटने पर भूरे रंग की परत का बनना, भूरे रंग की परत का बनना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब एक एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो रह गया था, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो इस जंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आता है कि लोहे पर जो जंग लगती है उसके लिए कंडीशन क्या होती है? वायु प्लस नमी, नमी का मतलब जल होना चाहिए, वायु में ऑटो कन्फर्म होगी। तो लोहे पर जंग लगने का मतलब सीधी बात है कि लोहे की क्रिया किससे होगी? वायु प्लस नमी। तो लोहे पर जंग तभी लगेगा जब लोहे के संपर्क में क्या है? वायु और नमी आई। दूसरी बात, लोहे पर जब जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.X2 लिखा जाता है। अगर Fe2O3.X2 तो लोहे पर जंग लगना Fe2O3.X2। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? जैसे सीधी बात है, जंग लगेगी तो वजन लोड बढ़ेगा, उस पर भार आएगा। तो लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि होती है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होती है। क्या लिखा है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होती है? वृद्धि होती है। और एक क्वेश्चन और होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो उस पर पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं या कोई चिकनी पदार्थ लेप कर देते हैं। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर हल्की धातु जैसे जिंक धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है, जस्ता, जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यशद लेपन, गैल्वेनीकरण। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक अर्थात दस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, क्या लिखा है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते को, क्या नाम होता है इसका? जिंक जस्ते की परत चढ़ाना, यशद लेपन, क्या लिखा है? यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी हमने बातें कर ली क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो कोई लेन देन नहीं कौन सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग कब लगे? जब लोहे के संपर्क में वायु प्लस नमी आती है। लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका फॉर्मूला Fe2O3.X2 होता है। लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। जल की बात की तो जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं, जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो जल का विद्युत अपघटन भी कैसा परिवर्तन है?
रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पे लिख दूँ कि एग्जाम्पल में जल का विद्युत अपघटन, क्या लिखा है, जल का विद्युत अपघटन। तो जितने भी नॉर्मल एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते थे वो भौतिक परिवर्तन मैंने इधर लिख दिए हैं और रासायनिक परिवर्तन एक तरफ लिख दिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जो टॉपिक से थोड़े से हटकर है, उनके बारे में हम बात करेंगे और इसी से रिलेटेड भी है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, मेहंदी का रचना, मेहंदी लगाई, लगाने के बाद 15-20 मिनट बाद आप उसको धोते हो, साफ करते हो तो वो लाल रंग में रच जाती है। तो मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन होगा? सिंपल सी बात है, नया पदार्थ बना है तो रासायनिक परिवर्तन होता। कुछ विशेष बातें करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे। स्क्रीनशॉट के बाद देखो आगे हम चलते हैं कि एक तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मोमबत्ती का जलना, पिघलने की बात नहीं बोली मैंने, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों होंगे। तो यह मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ कि मोमबत्ती का जलना, क्या लिखा हमने? मोमबत्ती का जलना। पिघलना लिखा हो तो केवल कौन सा होगा? भौतिक, लेकिन मोमबत्ती का जलना तो क्या लिखेंगे? भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती के जलने का। क्लियर है? अब यहाँ से कुछ विशेष एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ विशेष उदाहरण। देखो परिवर्तन तो है ही है, ये जो हम बात करेंगे वो सब रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के रूप में कुछ रिएक्शन है, कुछ अभिक्रियाएं हैं, तो वो अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेहंदी के लिए बात कर लेते हैं कि पहला मैंने लिखा मेहंदी का रचना, क्या लिखा है? मेहंदी का रचना। तो मेहंदी में क्या होता है? तो क्विनोन, नेप्थोक्विनोन और एक लासोन नामक पदार्थ होता है, और ये लासोन होता है वो वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो मेहंदी का रचना, और यहाँ पर याद कर लेना मेहंदी के लिए इसमें एक विशेष पदार्थ है जिसको क्या नाम होता है? लासोन। और जब ये वायु प्लस वायु प्रकाश और नमी, वायु प्रकाश और नमी के संपर्क में आता है तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। कौन से रंग में? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो देखो कि पानी में आग लगना, ये आपकी आरबीसी बोर्ड की जो 7th की बुक है, आरबीसी बोर्ड की जो 7th की बुक है उसके अंदर ये 2 क्वेश्चन दे रखे थे। एक तो पानी में आग का लगना, दूसरा धुएं का निर्माण, सफ़ेद धुएं का निर्माण। क्या होता है? आपने बहुत बार जादूगर को जादू दिखाते हुए देखा होगा। जादूगर क्या करते हैं कि पानी का गिलास लेता है और उसको ऐसे करता है, वो तुरंत दिखेगा अचानक तो आपको उसके अंदर आग लगती हुई नजर आएगी पानी के अंदर। तो वो क्या करता है कि उस पानी के अंदर सोडियम के टुकड़े को डाल देता है, छुपा के आपकी आंखों को धोखा देकर उसमें क्या डालता है? सोडियम का टुकड़ा डालता है। और सोडियम जैसे ही पानी के साथ क्रिया करता है तो आपको पता है कि सोडियम को है केरोसिन तेल में रखा जाता है और वायु के संपर्क में या जल के साथ होता है तो उसमें विस्फोट उत्पन्न हो जाता है। तो रिएक्शन क्या उससे होती है? पानी में आग लगना। इसका मतलब क्या था कि जल था, जल में मैंने क्या मिला दिया? सोडियम। जल में क्या मिला दिया? सोडियम। तो क्या बनता है? इसके साथ जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस को जब उसमें मिलती है तो ये चिंगारी उत्पन्न करती है। इसी के कारण क्या लगती है? आग लगती है। इसी के कारण चिंगारी उत्पन्न होती है। तो जल में जब सोडियम को मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस H2 प्लस उष्मा उत्पन्न होती है। जो उष्मा वो हाइड्रोजन को क्या करेगी? जलाने का कार्य करेगी, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है। एक और एग्जाम्पल लें, सफ़ेद धुएं का निर्माण। सफ़ेद धुएं का निर्माण बहुत बार आप देखते हो कि जब जादूगर अपना जो कुछ प्रयोग दिखाता है तो वो क्या करेगा? उसके पास 2 प्रकार के
मतलब सेम आपको पानी जैसे पदार्थ मिलेंगे, लेकिन जैसे उनको मिलाता है तो चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद धुआं हो जाता है। तो वो समझने की बात है। वो क्या करता है कि एक पदार्थ लेता है NH4OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला दिया। और जैसे उसने HCl मिलाया तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा NH4Cl, NH4Cl का निर्माण कर दिया प्लस जल का अणु। अब देखो नाम पता होना चाहिए, बाकी प्रोसेस तो हम आगे बात करेंगे। NH4OH, NH4 को हमने क्या नाम दिया था, अमोनियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्या नाम हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl को जानते हो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नौसा दल का नाम सुना होगा, नौसा दल, इसी को बोलते हैं NH4Cl को क्या बोलते हैं, नौसा ध्रुव उद्पातज पदार्थ है ये। तो ये इसी के कारण क्या होता है, सफ़ेद धुआं होता है। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये, जैसे हम लिख रहे हैं कि क्योंकि ये 7th क्लास की आरबीसी बुक की, आरबीसी वाली बुक में दे रखे थे, तो मैंने सोचा एग्जाम्पल करवा दूँ, और काफ़ी अच्छे भी हैं। देखो मेहंदी का रचना लास्ट सोन के कारण होता है, जो वायु प्रकाश व नमी के संपर्क में आता है तो लाल रंग हो जाता है। पानी में आग लगने की जो घटना होती है उसमें क्या कहते हैं, पानी में क्या मिला देते हैं, सोडियम का टुकड़ा, तो हाइड्रोजन के उष्मा के कारण वहाँ चिंगारी उत्पन्न होती है। सफ़ेद धुएं का जो निर्माण होता है उसमें क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और इसी अमोनियम क्लोराइड के कारण वहाँ क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है। अगला कि क्वेश्चन आता है चूने का पानी, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। पहला पदार्थ तो परिवर्तन कौन सा, रासायनिक है, और उसमें कौन सा पदार्थ बनता है, दूधिया होने का कारण कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि चूने के पानी में, किसमें, चूने के पानी में CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वो क्या होता है, दूधिया हो जाता है। इसके बाद मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि स्टार्च में हम क्या मिलाते हैं, आयोडीन। तो स्टार्च में जब आयोडीन मिलाते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। क्या हो जाता है, बैंगनी। तो ये किसकी पहचान होगी, ये स्टार्च की पहचान का एक तरीका होगी, स्टार्च। अब ये मैंने बात क्यों बोली कि जैसे स्टार्च है, जो आलू है, आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, तो आलू में अगर आप थोड़ी सी कुछ 2, 3, 4, 5 बूंदे आयोडीन की मिलाओगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। तो ये बात तो मुझे लगता है कुछ विशेष लगी होगी आपको, तो इनका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है जो NDA की एग्ज़ाम में पूछा गया था, बात कर लेते हैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, एक प्रश्न आया था कि कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता बोलते हैं, 5CuSO4.5H2। इसको जैसे हम गर्म करते हैं तो किस रंग के जल के जो 5 अणु जुड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं और ये रंगहीन हो जाता है, नीले रंग से इसका रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जैसे जल के अणु वापस जुड़ेंगे तो ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले लिखता हूँ, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हमें किस प्रकार से देना है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर, देखो कॉपर सल्फेट का इसमें फॉर्मूला लिखा है CuSO4.5H2O को गर्म करने पर क्रिस्टलन के जल के अणु
निकल जाते हैं तथा इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। यह कौन सा परिवर्तन है? तो इस परिवर्तन को जब हम ढंग से समझे तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपके लिए बता दूं मैं आपको कि इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको एज इट इज इस प्रकार से याद होनी चाहिए। जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, समझना। कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2। कॉपर सल्फेट के नाम तो जानती हो, इसको बोलते हैं नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? नीला थोथा। इसको हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म करेंगे तो ये क्रिस्टलन का जल बाहर निकल जाएगा, CuSO4 बन गया, जो क्या होता है? रंगहीन हो गया। क्लियर? अब इस केवल कॉपर सल्फेट को मैंने 720 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। इसका मतलब इसको अत्यधिक गर्म किया। अत्यधिक गर्म करेंगे तो ये क्या करता है? CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO3 बना लेता है। Cu, इसको बोलते हैं हम क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो कैसा होता है? काले रंग का होता है। कैसे होता है? काले रंग का होता है। अब समझना, अगर नीला थोथा को जब हमने गर्म किया तो ये रंगीन बना। अगर इसको जल के अणु मिलेंगे तो वापस से क्या होगा? ये वापस से ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर प्रोसेस की बात हो, क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात होती है तो कन्फर्म है वो परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसने यहाँ से इस प्रोसेस को यहाँ से इसके आगे बढ़ा दिया, यहाँ तक ले गया, तो अब ये वापस इसमें परिवर्तित नहीं होगा। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्वेश्चन में पूछा तो सवाल जो पूछा गया है आपको, सवाल में जो चीज़ पूछी गई है वो केवल यहाँ तक पूछी गई है। इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन पूछा है? भौतिक परिवर्तन। तो याद करना है, प्रोसेस मैंने पूरी समझा दी है। एग्जाम में आया हुआ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन जब इसकी लैंग्वेज आती है तो उस पर गौर कर लेना कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है नहीं है, सत्य असत्य, तो वहाँ गलती होने की संभावना है। बाकी इसमें कोई इतना विशेष बात नहीं है। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का ये टॉपिक अपना समाप्त है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।